हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएल की क्लासेज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सभी एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की आप कोई भी वैकेंसी देख रहे हैं, इन सभी के लिए जो है ये टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पर हाजिर हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इन क्वेश्चन का उत्तर अवश्य दे पाएंगे और आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एनईपी 2020 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बात करते हैं हम प्राथमिक उद्देश्य के बारे में। तो देखिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 है इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना, रटने और याद करने को बढ़ावा देना, और अगला ऑप्शन है इसका सभी राज्यों में शिक्षा को मानकीकृत करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक चरण, जो प्रारंभिक चरण है उसमें बच्चों की आयु 3 से 8 वर्ष है, उसकी मुख्य विशेषता नहीं है, यानी कि प्रारंभिक चरण की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है बताना है। तो देखिए खेल आधारित शिक्षण, रटने पर ध्यान केंद्रित करना, मातृभाषा निर्देश और विषयों का एकीकरण। तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा रटने पर ध्यान केंद्रित करना। इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, इस पे ध्यान दिया गया है कि रटना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो नई संरचना है एनईपी 2020 के अनुसार वो कौन सी है? तो 10+2 प्रणाली, 5-3-3-4 प्रणाली, 6+4 प्रणाली, 8+4 प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5+3+3+4 प्रणाली। इन तथ्यों को हमने क्लियर करवा रखा है, हमने जो पहले वीडियो डाला था उसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनईपी 2020 द्वारा उच्च शिक्षा में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन पहला है बहुविषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना, ऑप्शन दूसरा है रटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, और ऑप्शन सी है संस्थानों के लिए अधिक स्वायत्तता, ऑप्शन डी है अनुसंधान और नवाचार पर जोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, रटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। रटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना ये परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, नए स्कूली पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया गया है? जो नया स्कूल का पाठ्यक्रम होगा उसमें किस पर जोर दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, कठोर विषय सीमाएं, बहुविषयक शिक्षा, तथ्यों को रटना और व्यवहारिक कौशल पर सीमित ध्यान। तो सही आंसर आपको बताना है कि पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया गया है। तो इसमें जोर दिया गया है दोस्तों बहुविषयक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, छात्रों के सीखने के परिणामों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय आकलन विकसित और प्रशासित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आपको संगठन बताना है, कौन सा संगठन है। ऑप्शन है आपके पास यूजीसी, एनसीईआरटी, एनएससी और सीबीएसई। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको। ऐसे ही और टॉपिकों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे आप अपना आकलन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, एनईटीएफ यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की भूमिका क्या है? भूमिका आपको बतानी है एनईटीएफ की। ऑप्शन आते हैं निजी स्कूलों को नियमित करना, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना,
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना किसकी भूमिका है? NETF की। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या है? जो शिक्षक हैं उनके लिए न्यूनतम डिग्री आपको बतानी है कौन सी है, कम से कम डिग्री कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके पास आते हैं। ऑप्शन ए B.Ed, ऑप्शन बी 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed, और ऑप्शन सी है आपके पास M.Ed, और ऑप्शन डी है शिक्षा में डिप्लोमा। शिक्षा में डिप्लोमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed। ये शिक्षकों के लिए क्या है? न्यूनतम डिग्री है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। क्वेश्चनों का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है, वीडियो में बने रहिए। आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से, आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में निर्देश के माध्यम के रूप में किस भाषा पर जोर दिया गया है? जो प्रारंभिक कक्षाएं जो हैं उनमें निर्देश के माध्यम के रूप में किस भाषा पर सबसे अधिक जोर दिया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और मातृभाषा। तो सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा मातृभाषा। मातृभाषा पर काफ़ी जोर दिया गया है। ऑप्शन जो क्वेश्चन है अगला वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि NRF राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? इसका आपको उद्देश्य बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करना, भारत में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करना, सी है उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, और डी है छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और सही आंसर जो है NRF का उद्देश्य, तो वो उद्देश्य हो जाएगा आपका भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना या मजबूत करना। अगला क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक चरण का फोकस क्या है? प्रारंभिक चरण का फोकस आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मुख्य रूप से शैक्षणिक शिक्षा, ऑप्शन बी समग्र विकास जिसमें सामाजिक भावनात्मक सीखना भी शामिल है, ऑप्शन सी विशिष्ट विषयों में प्रारंभिक विशेषज्ञता और तथ्यों को याद करना। तो प्रारंभिक चरण के अनुसार आपको बताना है कि इसका फोकस क्या था, प्रारंभिक चरण का फोकस क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा समग्र विकास यानी कि पूर्ण विकास जिसमें सामाजिक और भावनात्मक सीखना भी क्या हो? शामिल हो। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसे और भी वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा NEP 2020 का मुख्य विषय नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो NEP 2020 में नहीं दिया गया है नीचे से? ठीक है, ऑप्शन पहला आता है इक्विटी और समावेशन, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी आता है रटने की शिक्षा, और ऑप्शन डी है समग्र विकास। तो आपको बताना है NEP 2020 में किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है या किसकी बात जो है वो की गई है। तो रटने की शिक्षा यानी कि रटना नहीं है, बच्चों को रटना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा रटने की शिक्षा। रटने की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक शिक्षा में क्या परिवर्तन है? व्यावसायिक शिक्षा में क्या परिवर्तन है? तो देखिए व्यावसायिक शिक्षा में क्या परिवर्तन है। ऑप्शन है आपके सामने। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। आप इसके खुद भी आंसर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर करके देख सकते हैं और पहले से आप एक साइड में जो है आंसर की सेट कर सकते हैं और उसके बाद मिलान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन व्यावसायिक शिक्षा में क्या परिवर्तन है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करना। ऑप्शन बी
केवल उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा। फिर है व्यावसायिक शिक्षा का उन्मूलन और व्यावसायिक शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कर दी जाएगी NAP 2020 के अनुसार। बच्चों को कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षाओं में क्या परिवर्तन है। बोर्ड परीक्षाओं में क्या परिवर्तन है? तो देखिए, बोर्ड परीक्षाओं का उन्मूलन, ऑप्शन बी है। एकल उच्च दाव वाली बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत, ऑप्शन सी। कई आकलनों के साथ एक नई मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत, और ऑप्शन डी है मौजूदा बोर्ड परीक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं में क्या परिवर्तन किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कई आकलनों के साथ एक नई मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की गई है। ये बोर्ड परीक्षाओं में परिवर्तन किया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा, राष्ट्रीय पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संस्थान की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संस्थान की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। निजी स्कूलों को विनियमित करना, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो सही आंसर बताना है आपको इसको, NIECCD की भूमिका। ठीक है, तो इसकी जो सही भूमिका है वो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय पूर्व बाल्यावस्था देखभाल। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, बाल्यावस्था देखभाल। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है। पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा प्रदान करना, सभी शिक्षार्थियों के लिए लचीले और सुलभ शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन सी है निजी विश्वविद्यालय को विनियमित करना, ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा पर शोध करना, उच्च शिक्षा पर शोध करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी शिक्षार्थियों के लिए लचीले और सुलभ शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये NIOS की भूमिका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC, इसकी भूमिका बतानी है। तो ऑप्शन पहला, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, निजी स्कूलों को विनियमित करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो NSDC की भूमिका आपको बतानी है। सही आंसर इसका होगा दोस्तों कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की भूमिका क्या है? NIRF की भूमिका क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। विभिन्न मानकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक देना, निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विभिन्न मानकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक देना किसका कार्य है? NIRF का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी NAC की भूमिका क्या है? NAC की भूमिका क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को मान्यता देना, निजी स्कूलों को विनियमित करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। सही आंसर इसका हो जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को मान्यता देना, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCTE, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को विनियमित करना, निजी स्कूलों को विनियमित करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना,
और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को विनियमित करना, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की भूमिका क्या है? यूजीसी की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन लगभग वही के वही आ रहे हैं आपके, लगातार कितनी देर हो गई, तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है कि यूजीसी की भूमिका क्या है। और यूजीसी की भूमिका जो है यहाँ पर भारत में उच्च शिक्षा का समन्वय और विनियमन करना। भारत में उच्च शिक्षा का समन्वय और विनियमन करना किसका कार्य है? यूजीसी का। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका जो है वो क्या हो जाएगी? भारत में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करना। भारत में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका क्या है? तो आपको बताना है शैक्षिक संसाधन और सामग्री का विकास और प्रसार करना, निजी स्कूलों को विनियमित करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक संसाधन और सामग्री का विकास और प्रसार करना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका क्या है? CBSE की भूमिका आपको बतानी है। तो CBSE की भूमिका जो है यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों वही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इससे संबंध स्कूलों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना। ये क्या करवाएगा? CBSE जो है बोर्ड एग्जाम आयोजित करवाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका आपको बतानी है और इसकी भूमिका जो है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इससे संबद्ध स्कूलों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाना। ये भी क्या करवाएगा? बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। अगला क्वेश्चन, NAP 2020 में इक्विटी और समावेशन पर क्या जोर दिया गया है? NAP 2020 में इक्विटी और समावेशन पर क्या जोर दिया गया है? तो इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ऑप्शन इसके अलग है। ऑप्शन पहला है सभी के लिए, विशेषकर हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी आता है शिक्षा प्रणाली से हाशिए पर पड़े समूहों को बाहर रखना। ऑप्शन सी है केवल शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना। और अगला आता है इक्विटी और समावेशन पर कोई जोर नहीं। तो आपको बताना है किस पर जोर दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी के, विशेषकर हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना ही क्या है? इक्विटी और समावेशन के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, NAP 2020 में बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है। क्या जोर दिया गया है? तो बहुभाषा पर क्या जोर दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग को बढ़ावा देना। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देना। ऑप्शन सी क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को हतोत्साहित करना। ऑप्शन डी बहुभाषावाद पर कोई जोर नहीं। तो आपको बताना है बहुभाषावाद पर क्या जोर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बताने वाले हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में क्या देंगे? हम बढ़ावा देंगे। यही बहुभाषावाद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, NAP 2020 में समग्र विकास पर क्या जोर दिया गया है? समग्र विकास पर क्या जोर दिया गया है? तो देखिए क्या जोर दिया गया है। ऑप्शन पहला है केवल शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी छात्रों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सहित समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना और छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास की उपेक्षा करना।
और है समग्र विकास पर कोई जोर नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है और सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्रों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सहित समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षक शिक्षा यानी कि NCFTE की भूमिका बतानी है आपको। तो भूमिका में ऑप्शन देखिए आप, NEP 2020 के अनुरूप शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास का मार्गदर्शन करना, निजी स्कूलों को विनियमित करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि NEP 2020 के अनुरूप शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास का मार्गदर्शन करना। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर और बात करते हैं इसकी। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक यानी NPST की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और यहीं भी ऑप्शन आपके चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षक गुणवत्ता और व्यावसायिक विकास के लिए मानदंड निर्धारित करना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट NEP 2020 के 30 क्वेश्चन जिनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है और आगे हम ऐसे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप 1 या 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपका टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो आसानी से क्लियर हो जाए। जितने भी इसमें परिषद है, आयोग है, विभाग हैं, उनके भूमिका और कार्य आपको आसानी से पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,